आज से हम लोग पैलियो स्टार्ट करेंगे। तो पेट्रोलियम वाला मैं पार्ट करवा दूंगी बीच में किसी भी दिन। टेक्निक प्रेजेंट। देखो, अगर एग्जाम को लेकर के बहुत एनजाइटी हो रही है, लग रहा है कि मेरा नहीं कंप्लीट है या मेरा ही नहीं हुआ है, बाकी सब कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। सब आपके ही तरह होते हैं, सब सेम सिचुएशन में ही होते हैं। ओके। और अगर हो रहा है एनजाइटी, बहुत चिंता हो रही है, ये हो कि ये कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, तो अपने आप को बताते रहना है कि ये पार्ट ऑफ द जर्नी है। ऐसा होगा ही। और ये बस ये शो कर रहा है कि आप सीरियस हो उस चीज को लेकर के। ठीक है। और जिस चीज को लेकर के सीरियस होते हैं उसके उनके साथ ऐसे उसमें होता है। तो और अपने आप को ये भी बताना है कि अभी मैं पढ़ लेता हूँ, बाद में देखूंगा एनजाइटी वगैरह का। ओके, या देखूंगी एनजाइटी वगैरह का। अभी अभी मैं पढ़ लेती हूँ। बार बार उस चीज को इग्नोर करके अपने आप को पुश करते रहना होगा, राइट। पॉजिटिव चीजें ही बोलनी है अपने आप को कि ठीक है, बाद में देख लेंगे, बाद में वो कर लेंगे, अभी मैं पढ़ लेता हूँ, अभी ये टाइम सही है, अभी बाकी ये सोचना है कि बाकी उस समय हो सकता है बाकी एनजीएस हो रहे हो। और मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है ना? ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये सोच लेना है कि बाकी इस समय परेशान हो रहे होंगे, अभी मैं पढ़ लूंगा तो मेरे पास ज्यादा टाइम हो जाएगा एज कम्पेयर टू देम। हाँ, थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी सोचते रहना है बीच बीच में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये देख लो एक बार। कितने बार ही देख लिया होगा ये तो, खैर। बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर के अभी तक देख ही रहे होगे। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमारा। अच्छा, ये चीज नहीं इसकी देखनी है। ये तो मैंने बस, मुझे पता है कि आपके पास अच्छा है, तो ये वाला पार्ट इसमें का देखना नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम वगैरह इसमें अच्छे थे तो मैं ले आई। ठीक है। मास एक्सटेंशन मेजर दिए हुए हैं 5। ये आपके कोर्स में नहीं है, अभी तक तो कभी पूछा नहीं है। और ना ही प्रीलिम्स के कोर्स में है, मेंस के कोर्स में है। ठीक है, तो इस पे इतना ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट क्या देखना है हमें? इयन, एरा, पीरियड, इपॉच। ठीक है। अब इस चीज को आपको ये हायरार्की याद कर लेनी है, चाहे किसी भी ट्रिक से, जैसे भी आप याद रख पाओ। ठीक है। और सबका एज देख लेना है। मतलब मेजर तो एज आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक रेंज कर रहा है। और ये, और ठीक है। ओके, तो वैल्यू के हिसाब से हम देखते हुए चलते हैं। और अभी अब मेरी मार्वेलस ड्राइंग आप लोगों को दिखने वाली है आज की क्लास में। ठीक है, चलो पैलियोजोइक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ ये तो हमें पता है सबने कि अच्छा हेडन में क्या होता है, अर्थ जो है फॉर्म हुआ था 4500 या 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ये हमें पता है। ठीक है, फिर लाइफ आई प्रोटेरोजोइक से, और फिर कैम्ब्रियन से हमें हार्ड पार्ट्स मिल रहे हैं। ओके, यहाँ से हमें मेजर यहाँ पे हार्ड पार्ट का मिलना स्टार्ट हो गया, तो बहुत अच्छे यहाँ पे फॉसिल्स मिल रहे थे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं आज कि जो फॉसिल्स हैं सारे पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक के, वो कौन कौन से हैं या कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ठीक है, ये ऑर्डर याद होना चाहिए आप लोगों को। अगर जिनको नहीं याद है या भूल जाते हैं उनके लिए, कॉस, डीसीपी, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, या फिर जो भी ट्रिक होगा आप लोगों की। तो कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, ट्राइलोबाइट्स अपीयर किए थे। ऑर्डोविशियन में ग्रेप्टोलॉइड्स, जो कि कुछ इनका मतलब होता है रिटन ऑन स्टोन्स, ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल शेल्स वगैरह में या क्ले वगैरह में ये बहुत अच्छे प्रिजर्व रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हाइड्रोलॉजिस्ट में एक बार पूछा था। ठीक है, कोनोडॉन्स मिले थे, जो कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये फिशेस के ये बेसिकली टीथ होते थे, ऐसा सोच सकते हैं। ये जो जॉर्ड फिशेस थी उनके, वो आए और चले गए, कुछ ऐसा है। फिर कोरल्स और जॉलेस फिशेस इसमें अपीयर हुई। ओके, तो हमें क्या रखना है, एक तो ये याद रखना है
ये याद रखना, वैसे ये डायग्राम तो सारा ही याद रख लेना है, ठीक है। तो जॉलेस फिशेस यहाँ पहले आई, उसके बाद फिर क्या आएंगी जॉलेस। एक देखो, एक बेसिक ट्रिक होती है कि पहले कोई चीज अपीयर करेगा और उसके बाद वो इतने अबंडेंट हो जाएंगे कि वो डोमिनेट करेंगे, राइट। तो पहले तो जॉलेस फिशेस यहाँ क्या किए, ऑर्डोविशन में अपीयर हो रहे हैं। फिर जॉलेस फिशेस यहाँ सिलूरियन में क्या करेंगे, डोमिनेट, राइट। कोरल्स यहाँ अपीयर हुए, फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, कोरल्स डोमिनेट करेंगे, ठीक है। सिलूरियन में ट्रू फिशेस फिर अपीयर की, और फिर डेवोनियन में ट्रू फिशेस जो थी वो क्या हो गई, इतनी अबंडेंट हो गई कि उनको हम क्या नाम दिए, एज ऑफ फिशेस, राइट। ठीक है। फिर डेवोनियन में क्या हुआ कि एम्फीबियंस जो थे वो अपीयर किए। फिर नेक्स्ट में वो इतने अबंडेंट हो गए कि हम उनके नाम पे कह दिए कि एज ऑफ एम्फीबियंस है, राइट। तो इसका मतलब हमें एक ट्रिक देखो कि थोड़ा सा, कि एक स्टार्ट हुआ और दूसरा एक एक टाइम पे दूसरे तक में क्या हो गया, वो अबंडेंट हो गया और वो डोमिनेट कर रहा है। और नेक्स्ट नेक्स्ट वाला जब ये डोमिनेट कर रहा है तो नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो जा रहा है, जो नेक्स्ट इवोल्यूशन, जो मोर इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है वो इसके डोमिनेंट पीरियड में स्टार्ट हो रहा है, फिर वो नेक्स्ट वाले पीरियड में क्या कर रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है। फिर यहाँ से ऐसे, इसलिए कि ऐसे ऐसे चल रहा है, एक एक डोमिनेट होगा, दूसरा वहां पे स्टार्ट होगा, नेक्स्ट में वो डोमिनेट करेगा तो तीसरा स्टार्ट होगा, ये पैटर्न होता है, ठीक है। इसके बाद ट्री लाइक फर्न्स भी कार्बोनिफेरस में आए, और फिर एम्फीबियंस के साथ में रेप्टाइल्स क्या किए, ओरिजिनेट किए। अब ये रेप्टाइल्स यहाँ ओरिजिनेट किए हैं तो फिर क्या होंगे, परिमेन में क्या करेंगे, वो डोमिनेटेड रहेंगे, ज्यादा डोमिनेंट रहेंगे। और यहाँ फर्न्स यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे, मतलब ट्री लाइक फर्न्स थे, तो अब तो ट्री आ ही जाएगा, तो फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स अपीयर करते थे। अच्छा, तुम लोगों को शायद ऐसे ये बात पता है ना कि देखो, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिर मैमल्स, ये बात पता है ना कि ये है हमारा इवोल्यूशनरी ट्रेंड, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो कहीं लिख लो ये बात। और फिर ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड है। और एक तो ये बात हो गई फर्स्ट। सेकंड क्या, कि एक एक का इनिशियल फेज होगा, फिर नेक्स्ट वो डोमिनेट करेगा नेक्स्ट उसमें, ठीक है। नेक्स्ट फेज में वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। और तीसरा क्या, कि जब ये डोमिनेट करेगा तो जो नेक्स्ट हायर इवोल्यूशन वाला ऑर्गेनिज्म होगा वो इनिशिएट कर रहा होगा नेक्स्ट नेक्स्ट इवॉल्व स्पीसी, राइट। समझ में आया ये बात, इतनी बात समझ में आई तो फिर मैं वापस से एक बार ये देख लेती हूँ, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि ओके, कैम्ब्रियन में ट्राइलोबाइट्स आए, ऑर्डोविशियन में ग्रेप्टोलाइट्स आए, कोनोडॉन्स आए, कोरल्स आए और जॉलेस फिशेस आई। जॉलेस फिशेस से ज्यादा एडवांस कौन होंगी, ट्रू फिशेस। ट्रू फिशेस किसमें आई, सिलूरियन में, ठीक है। जॉलेस फिशेस ऑर्डोविशियन पीरियड में क्योंकि आ गई थी, तो अब क्या होगा, सिलूरियन में क्या कर जाएंगी, वो डोमिनेट कर जाएंगी। कोरल्स ऑर्डोविशियन में आ चुके थे तो अब क्या करेंगे, सिलूरियन में डोमिनेटेड रहेंगे, ओके। फिर डेवोनी ट्रू फिशर्स सिल्यूरियन में आ चुकी थी, तो डेवोनियन में क्या होंगी, बहुत डोमिनेंट हो जाएंगी, इतनी डोमिनेंट हो जाएंगी कि डेवोनियन का नाम ही हो जाएगा एज ऑफ फिशर्स, ठीक है। अब ये अपने पीक पे हैं, तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, फिर इसके बाद एम्फीबियंस आएंगे। तो अब एम्फीबियंस इसके जब डोमिनेंट पीरियड थे तो एम्फीबियंस अपीयर कर गए। अब एम्फीबियंस डेवोनियन पीरियड में अपीयर किए हैं, तो नेक्स्ट जो पीरियड होगा उसमें क्या होंगे, वो डोमिनेट करेंगे, ठीक है। एम्फीबियंस डोमिनेट कर गए, ठीक। उसके बाद जब ये डोमिनेट किए तो एम्फीबियंस के बाद क्या है, रेप्टाइल्स। तो फर्स्ट रेप्टाइल्स ओरिजिनेट कर जाएंगे जब ये डोमिनेंट पीरियड में रहेंगे एम्फीबियंस, तो ठीक है। अच्छा, अब जब ये अब अभी कार्बोनिफेरस में रेप्टाइल्स अपीयर किए हैं, तो अब क्या होगा, रेप्टाइल्स और ज्यादा मोर एडवांस हो जाएंगे और किसमें, मैमल के जैसे रेप्टाइल होंगे। अभी रेप्टाइल जो है वो मैमल्स में या बर्ड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी मैमल की तरह रेप्टाइल्स है, साइनेप्सिस हैं, और भी होते हैं, सौरोप्सिट्स होते हैं, ये सब, ठीक है। ट्रीज में अगर देखेंगे तो अभी ट्री लाइक फर्न
कार्बोनिफेरस में 60 हुए। फिर पेरिमीन में क्या है, फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स अपीयर किए। ये क्या होते हैं, ये अभी फ्लावर नहीं करते। साइका उसको बोलते हैं ना, साइकस, पाइनस, कोन्स जो होते हैं वो सारे ये प्लांट्स होते हैं। अभी ये फ्लावरिंग नहीं है, फ्लावरिंग नहीं है तो मतलब सीड इनकी क्या है, नेकेड सीड बोलते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई परमेन में, कि ट्राइलोबाइट्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। मतलब पैलियोजोइक के स्टार्टिंग में ट्राइलोबाइट्स जो थे वो अपीयर किए, और ट्राइलोबाइट पैलियोजोइक के एंड में ट्राइलोबाइट्स क्या कर गए, एक्सटिंक्ट कर गए, ठीक है। तो हम लोग ट्राइलोबाइट्स को किस, अगर हमें कभी वो केयर करना हुआ, पता करना है कि इस कोई फॉर्मेशन है उसका क्या एज है और उसमें ट्राइलोबाइट्स मिल रहे हैं, तो हम लोग ये सोच सकते हैं ना कि ट्राइलोबाइट ये मार्कर की तरह है, और ये बता रहा है कि ये जो रॉक है, ये जो फॉर्मेशन है वो कब की है, पैलियोजोइक की है, ठीक है। नेक्स्ट, मीजोजोइक में मैम आते हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में क्या बताया आपने? जिम्नोस्पर्म के लिए बताया मैंने कि जिम्नोस्पर्म्स आप लोग देखते होंगे, साइकस वगैरह एग्जाम्पल होते हैं इसके। और ये क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। नॉन फ्लावरिंग मतलब इनके में फ्लावर्स नहीं बनते। फ्लावर्स नहीं बनते तो इनका मतलब होता है कि सीड जो है ना वो नेकेड होता है इनका। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो उसमें होता है, वो कवर्ड सीड्स होते हैं। वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्लांट्स का उतना ये लोग पहलियों में या क्वेश्चन पेपर में प्लांट्स को इतना प्रेफर नहीं करते हैं, तो नहीं भी याद रखोगे तो भी ठीक है, पर अगर आ गया तो फिर ये दोनों पार्ट से ही आता है, या तो नेकेड सीड से पूछ लेगा या नॉन फ्लावरिंग से पूछेगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मीजोजोइक। मीजोजोइक अब हमने देख लिया कि जो मैमल्स यहाँ पे रेप्टाइल्स जो हैं वो क्या है, मैमल्स की तरह हो रहे हैं, मैमल की जैसे रेप्टाइल है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ट्रायसिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि डायनासोर जो है वो अपीयर कर गए। अगर ट्रायसिक में अपीयर किए हैं तो नेक्स्ट पीरियड में क्या करेंगे, ग्लोरी हो जाएगी उनकी, यानी कि ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट होंगे। हमने देखा भी है कि जुरासिक क्या है, एज ऑफ डायनासोर्स बोलते हैं, बहुत सारी मूवीज भी बनी है, जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड, पता नहीं क्या क्या, ओके। तो पता है हमें कि अच्छा ट्रायसिक में अपीयर करेंगे और नेक्स्ट पीरियड यानी जुरासिक में क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। फिर साइकैड्स थे, साइकैड्स भी वही जिम्नोस्पर्म्स ही हैं। अब इसके बाद ये क्या है, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स है। अब इसमें फ्लावर्स आने लगते हैं, ओव्यूल रहता है, उसके पास ओवरी रहती है, फ्लावर्स रहते हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ये नहीं जानते तो भी, ठीक है। उसके बाद ट्रायसिक में याद रखना है हमें क्या, कि एक तो डायनासोर्स, फर्स्ट डायनासोर्स है, और दूसरा क्या, फर्स्ट मैमल्स है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है ट्रायसिक के लिए। नेक्स्ट जुरासिक में पता था कि अच्छा ये अभी डायनासोर्स जो है वो डोमिनेट किए हुए हैं जुरासिक में। फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि ये आ सकता है कि जुरासिक में प्लांट कैसे थे, लाइक फ्लावरिंग थे या नॉन फ्लावरिंग थे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि अच्छा फ्लावरिंग प्लांट्स आए थे। इसको इमेजिन करके याद रख सकते हो कि कोई डायनासोर है और वो फूल को स्मेल कर रहा है, द गुड डायनासोर करके एक मूवी है, उसमें कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है जुरासिक की, किसमें आया था, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या था, ये ऐसा एक बर्ड था जो कि कनेक्टिंग लिंक था बिटवीन बर्ड्स और रेप्टाइल्स। मतलब इसकी फीचर्स जो थे वो रेप्टाइल्स के भी थे और बर्ड्स के भी थे, ठीक है। यहाँ बर्ड्स, रेप्टाइल्स, और इसके बीच में क्या, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। इसके पास विंग्स थे, स्केल्स थे इसके बॉडी पे, इसकी जो स्केलेटन थी वो भी हाफ रेप्टाइल्स की तरह थी और हाफ बर्ड्स की तरह थी। तो ये कनेक्टिंग लिंक थे। अच्छा, अगर हमें गेस करना हुआ कि जुरासिक में आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो अर्ली जुरासिक में होगा या लेट जुरासिक में, तो आप क्या प्रेफर करोगे। आपको पता है कि एक ट्रांजिशन जोन है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जुरा जब बर्ड्स थे, फिर यहाँ पे बर्ड्स, लाइक असली बर्ड्स हैं यहाँ पे और आगे भी, ठीक है। तो हमको पता है कि यहाँ से आगे फर्दर बर्ड्स तो मिल रहे हैं, ठीक है। और जुरासिक में कनेक्टिंग लिंक है या कुछ कुछ बर्ड्स की तरह हैं, ठीक है। तो अब ये, अगर मैं ये बोलूं, लेट्स सपोज यहाँ है कनेक्टिंग लिंक, CL लिखती हूँ, ठीक है।
और ये ए है, ये बी है। तो क्या लगता है कि अर्ली में होना चाहिए, ए वाले टाइम पे बर्ड्स होने चाहिए, या कनेक्टिंग लिंक ज्यादा, मतलब हो सकता है आर्कियोप्टेरिक्स यहाँ होगा या यहाँ होगा, बी पे होगा, कहाँ होना चाहिए? ये बात समझ में आई मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? रुको। देख, हमें पता है कि इस पार्ट के बाद से बर्ड हैं, बर्ड्स प्रेजेंट हैं, और हमें पता है कि यहाँ पे इस जोन में कहीं पे कनेक्टिंग लिंक आया था। ठीक है। पर मैं अगर तुम्हें ऑप्शन दे दूं कि बता दो कि अर्ली जुरासिक में आया था या लेट जुरासिक में आया था, तो क्या तुम्हें लगता है किधर जाना चाहिए? ए की साइड जाना चाहिए या बी की साइड जाना चाहिए? लाइक अर्ली जुरासिक में जाना चाहिए या लेट जुरासिक में जाना चाहिए? लेट करेक्ट जुरासिक। करेक्ट, अच्छा आंसर दिया था आप लोगों ने। हाँ, थैंक यू पायल। ठीक है। तो लेट जुरासिक, क्योंकि हमें इतना तो समझ में आ गया कि अभी इवॉल्व कर रहे हैं, तो अगर इधर प्रेफर करना हुआ दो ऑप्शंस में से तो हम लेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद से सब प्रेजेंट है, राइट? ठीक है, थोड़ा सा ये बात होगी। ओके। नेक्स्ट, सीनोजोइक। पैलियोजिन, नियोजिन और क्वाटरनरी। इसको टर्शरी और क्वाटरनरी में भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें हॉर्स आया था, इयोहिपस, राइनोसोर्स थे। नियोजिन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो फर्स्ट था, फर्स्ट होम लाइक होमिनिड था, जो कि क्या किया था, स्ट्रेट या इरेक्ट पोस्चर वाला था। ठीक है, इसलिए ये खड़ा है, राइट। फिर क्वाटरनरी में ऑब्वियसली एज ऑफ मैन है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हाउस है, इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब ये क्वेश्चन करो। करेक्ट, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि क्या है, कैम्ब्रियन से पर्मियन है। अभी करो द ओल्डेस्ट वन, ये करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। द ओल्डेस्ट नोन बर्ड फॉसिल आर्कियोप्टेरिक्स वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम। अब हमने सीख लिया कि कैसे हमें ये पता करना है कि अर्ली है या लेट है, या वो है, मतलब गेस कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस तो जर्मनी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्यों जर्मनी में थे, बहुत सारे जर्मनी में रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग फॉसिलाइजेशन के बारे में पढ़ लेंगे, जो कि आपके कोर्स में है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फॉसिलाइजेशन में क्या होता है? अच्छा, टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी होती है कि कोई मैं एक बार डेफिनेशन रीड कर, द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिक रिमेन्स ट्रांजिशन फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड टू द लिथोस्फेयर, लाइक टू जियोलॉजिकल रिकॉर्ड। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म था, लेट्स सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इसका डेथ हो गया, फिर बरियल हो गया, ठीक है, तो इनिशियली ये लिविंग वर्ल्ड में था, बायोस्फेयर, जब तक जिंदा था तब तक, और फिर मरने के बाद वो कैसे कैसे बरी हुआ, और कैसे अल्टर हुआ, और कैसे प्रिजर्व हुआ, इस इसकी बात करते हैं हम लोग किसमें, टेफोनॉमी में। ठीक है, ठीक है। अब फॉसिलाइजेशन के लिए, फॉसिल बनने के लिए, मतलब प्रिजर्व होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए? सबसे पहले तो रैपिड बरियल। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर वो रैपिडली बरी हो जा रहा है, ठीक है, रैपिड बरी कर गया, ओके, तो क्या होगा कि एक तो ये किससे बचा रहेगा, वेदरिंग से, ठीक है,
दूसरा, इसको कोई स्कैवेंजर्स जो है वो सारे उनके इफेक्ट से बचा रहेगा, वो खा नहीं जाएंगे इसको। तो ये चांसेस ज्यादा हैं कि क्या होंगे, ये जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो अच्छे से प्रिजर्व रहेगा और वो फॉसिल बन जाएगा, ठीक है, वो डीके नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ हार्ड पार्ट। जितना आपका आपके कोई किसी फॉसिल के पास हार्ड पार्ट्स होंगे, उतना उसके प्रिजर्वेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सॉफ्ट पार्ट है तो उसके क्या चांसेस होंगे, डीके के होंगे, और अगर डीके हो जाए तो हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ हार्ड पार्ट्स बहुत जरूरी है, और इसीलिए कैम्ब्रियन से, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिजम्स के पास में हार्ड पार्ट्स आ गए थे या इवॉल्व कर चुके थे, उनके पास थे कैल्साइट के और अरागोनाइट के और इन सबों के शेल्स थे, या कुछ भी जो भी हार्ड पार्ट्स थे उनके पास, वो प्रिजर्व होने लगे। इसलिए हमें कैम्ब्रियन से मिलता है बहुत अच्छा फॉसिल रिकॉर्ड। उसके पहले क्योंकि वो सॉफ्ट पार्ट्स थे, एडियाकारा, इन सबों के हमारे पास इतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, कंफ्यूज रहते हैं हम लोग कि थे नहीं थे कैसे थे, राइट। नेक्स्ट, लो ऑक्सीजन कंडीशन, यानी कि हम समझ गए हैं लो ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है। अनएरोबिक कंडीशन क्यों जरूरी है, ये तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हाँ बिल्कुल, अगर ये वाटर है, लेट्स सपोज ये सैचुरेटेड वाटर है और कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या हुआ, वो मराइन कंडीशंस यानी वाटर में जाकर के गिर गया, और इसके ऊपर अभी क्या हो गया, और सैंड वगैरह आ गए, या फिर नहीं भी आए, थोड़े टाइम बाद आए। तो ये बात हमें पता है कि अगर वाटर सैचुरेटेड है और कंसिडरेबल डेप्थ पे है तो ऑक्सीजन कम रहेगा। ऑक्सीजन कम रहेगा तो हमें पता है कि क्या होगा, बैक्टीरिया और अदर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होंगे, लेस एक्टिव रहेंगे या फिर नहीं एक्टिव रहेंगे। और अगर ये एक्टिव नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इनका डीके नहीं होगा, राइट। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो लो ऑक्सीजन कंडीशन में है, या सैचुरेटेड वाटर में है, या मरीन वाटर में है, मरीन कंडीशन में है, कुछ भी ऐसे करके पूछ सकते हैं, ओके। सेकेंड, मिनरल रिच वाटर होना चाहिए। मिनरल रिच वाटर यानी कि सी वाटर, ओशियन वाटर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हार्ड पार्ट है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि हो सकता है हार्ड पार्ट के बीच में भी क्या हो, कोई पोर्स वगैरह हो, जो कि होते हैं। तो अगर मिनरल रहेंगे तो क्या होगा, वाटर से मिनरल क्या होगा, इस जो पोर्स हैं इन सबों में क्या होंगे, फिलअप हो जाएंगे, राइट। और अगर ये फिलअप हो गए तो क्या होगा, इसको इसको क्या हो जाएगा, परमिनरलाइज या पेट्रिफिकेशन, ये बेटर स्ट्रेंथ दे देंगे, और स्ट्रक्चर भी प्रिजर्व रहेगा और स्ट्रेंथ भी रहेगी। तो क्या होगा, इसके चांसेस ऑफ प्रिजर्वेशन और बढ़ जाएंगे, और लॉन्गर टाइम तक ये प्रिजर्व रहेगा, राइट। ठीक है, चलो, मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन पहले पढ़ते, देखो रिक्रिस्टलाइजेशन क्या। अच्छा, नोट्स चाहिए तो मुझे बता दो, तो मैं सर को भेज दूंगी। लाइक अभी मेरे पास इंड्यूस रिचार्ज वाले पार्ट से है, आपको किसका चाहिए तो मैं दे दूंगी, अगर ये वाले भी चाहिए दे दूंगी, ठीक है, पर बता देना कि चाहिए। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वैसे तो आपके नोट्स होंगे, बस ऐड कर सकते हो, पर अगर किसी को भी चाहिए तो मैं, मुझे प्लीज बता देना, तो मैं सर को भेज दूंगी, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि व्हेन द मिनरल इन स्केलेटन becomes unstable at depth with temperature and pressure, it recrystallizes to form stable minerals है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके शेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अरागोनाइट के होते हैं इनिशियली, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट सेल लिखा रहता है, इनिशियली वो अरागोनाइट के होते हैं। फिर क्या होता है, विद टाइम टेम्परेचर और प्रेशर का असर होता है, यानी कि क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है, और वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैल्साइट में। क्यों? क्योंकि कैल्साइट जो है वो ज्यादा स्टेबल पॉलीमॉर्फ है, ठीक है, राइट। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अरागोनाइट जो था वो भी CaCO3 था, और कैल्साइट भी क्या है, CaCO3 है। डेप्थ, अच्छा मोर डेप्थ पे, हम अगर मैं लिखूं कि मोर डेप्थ
पे एरागोनाइट कैल्साइट पे चेंज हो जाता है, तो वो भी सही है करेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा डेप्थ होगी तो भी टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा, तो भी मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, राइट। तो इनिशियली एरागोनाइट भी क्या था, CaCO3, और कैल्साइट भी क्या है, CaCO3, राइट। तो यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि ये आइसोकेमिकल है, क्योंकि इसका केमिकल फॉर्मूला तो नहीं चेंज हो रहा, राइट। पर अगर ये पॉलीमॉर्फ बन रहा है तो इसमें क्या होगा, कुछ तो चेंज हो रहा होगा। तो क्या होता है, एटम्स के का रीअरेंजमेंट हो जाता है ना, ये रीअरेंज हो रहे होंगे। पर ये है क्या, आइसोकेमिकल, मतलब केमिकल फॉर्मूला इनका नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। तो इसलिए इसमें लिखा है मीन्स दैट देयर इज अ केमिकल चेंज ऑफ द एटम्स, राइट। और बाकी क्या है, ये आइसोकेमिकल अल्टरेशन। नेक्स्ट कार्बोनाइजेशन, नाम से हमें पता चल रहा है कार्बोनाइजेशन, हमने लास्ट क्लास में ही सीखा था कि पीट जो है उसका भी क्या होता है, कार्बोनाइजेशन होता है तो लिग्नाइट बन रहा है, फिर और कार्बोनाइजेशन होता है तो सब बिटुमिनस, फिर बिटुमिनस बन रहा होता है। अच्छा, वो जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट जो है वो टर्शियरी है, वैसे तो सारे टर्शियरी कोल्स क्या है, लिग्नाइट है, तो जम्मू कश्मीर का जो है वो अलग है, इसलिए याद रखना कि वो टर्शियरी कोल है, ठीक है। तो कार्बोनाइजेशन में हमने देखा कि था कि कार्बन का परसेंटेज बढ़ता है जैसे जैसे हम ग्रेटर डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म में जा रहे होते हैं, राइट। तो नाम से भी इसमें भी समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली ये भी ऑर्गेनिक। तो व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज डिस्ट्रॉयड लिविंग बिहाइंड कार्बन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ एनाएरोबिक बैक्टीरिया। एनाएरोबिक तो हमें पता है कि हाँ एनाएरोबिक कंडीशन होना ही चाहिए, और फिर क्या हो रहा है, कार्बन का परसेंटेज बढ़ रहा है। अगर कार्बन का परसेंटेज बढ़ रहा है तो बाकी का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनका परसेंटेज क्या होता है, डिक्रीज कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ हो रहा होता है, और वैसे ही हमारे फॉसिल के साथ भी हो रहा होता है। ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट मोड ऑफ फॉसिलाइजेशन या फॉसिल प्रिजर्वेशन क्या है, परमिनरलाइजेशन। देखो ये क्या है, हमारा कोई फॉसिल है, ठीक है, और इसमें क्या है, पोल्स, और ये हो गया प्रिजर्व किसी वाटर वाले एनवायरनमेंट में। अच्छा, रीड मत करते रहना, मैं समझा रही हूँ, रीड करने के टाइम में मतलब बाद में कर लेना। क्या होता है, बहुत बार लोग रीड करने लगते हैं, जो समझाते हैं वो रह जाता है। अब ये वाटर है, तो वाटर आ रहा है, तो वाटर क्या करेगा, इन पोर्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। जब ये पोर्स को क्रॉस कर रहा होगा तो कुछ सम अमाउंट, और ये क्या है, मिनरलाइज वाटर है, मिनरलाइज्ड वाटर है, ठीक है। तो ये पोर्स में क्या हो रहा होगा, जब ये पोर्स को ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, कुछ मिनरल्स इस पोर्स में थोड़ी सी एनर्जी तो लूज कर रहा होगा। थोड़ी एनर्जी लूज कर रहा है मतलब क्या, कि थोड़ी सी अपनी सॉल्युबिलिटी घट गई उसकी, ठीक है। अभी सॉल्युबिलिटी घटी तो क्या करेगा, थोड़े से मिनरल जो है वो यहाँ प्रेसिपिटेट कर देगा। अब ये प्रोसेस सेवरल टाइम्स होगा तो क्या होगा, पोर्स जो है बिल्कुल ये फिलअप हो जाएगा, किससे, किसी मिनरल मैटर से, ठीक है ना। अब ये स्ट्रक्चर जब किसी मिनरल मैटर से फिलअप हो गया तो ये तो सेम ही है, पर यहाँ पे मिनरल फिल्ड अप है, और ये फिल्ड अप है तो इसकी स्ट्रेंथ जो है ये बढ़ चुकी है, थोड़ी ज्यादा स्टिफ रहेंगे, राइट, ठीक। तो ये प्रोसेस जो होता है इसको क्या बोलते हैं, परमिनरलाइजेशन प्रोसेस, व्हेन मिनरल रिच वाटर seeps into the pores or cavities of an organelle tissue or hardening over time. Original structure of the organism preserve होता है but filled with mineral, right, preserved रहता है filled with mineral। और ऑर्गेनिक मैटर जो है इसमें क्या होता है, रिप्लेस नहीं होता, बिल्कुल नहीं, सब कुछ सेम है, बस क्या हुआ, पोर्स में क्या हो गए, मिनरल्स फिलअप हो गए, ठीक। मिनरल्स कैसे, पाइराइट, कैल्साइट, सिलिका, ये सारे, ओके। नेक्स्ट है पेट्रिफिकेशन। अब ये जो प्रोसेस है पेट्रिफिकेशन, इसमें क्या हुआ कि ये जो है पोर्स वो तो फिलअप हुए ही हुए, ठीक है, प्लस ये फिल्ड अप हो गए, ओके, प्लस ऑर्गेनिक मैटर भी जो था वो क्या हो गया, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब इस ऑर्गेनिक मैटर ये सब्ट्रैक्ट हुआ और इसकी जगह क्या ऐड हो गया, और मिनरल्स।
यानी कि अब ये जो है ऑर्गेनिज्म, ये पूरा का पूरा बिल्कुल ही क्या है, कोई मिनरल है, बस इसका स्ट्रक्चर जो है पहले की तरह सेम है, राइट। इसका मतलब कि ये जो मिनरल है वो क्या किया होगा, एटम टू एटम रिप्लेस किया होगा, एटम को एटम से एटम टू एटम रिप्लेस किया होगा, या ये कहें कि हर एक वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिप्लेस किया होगा, राइट। अच्छा, चलो अब पढ़ लेते हैं इसको। पेट्रिफिकेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन ब्रॉडर टर्म कंप्लीट फॉसिलाइजेशन है, करेक्ट, हमने देख लिया कि कंप्लीटली फॉसिलाइज हो गया है, ठीक। और ऑर्गेनिक मैटर भी क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, सॉरी। अब ओरिजिनल ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो कंप्लीटली क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। While the shape and fine details of the organisms are preserved, ये भी बात हमने कर ली कि अगर एटम टू एटम रिप्लेसमेंट हो रहा है तो शेप और बाकी डिटेल्स, फाइन डिटेल्स देखो कभी रहते हैं और कभी बिल्कुल जरूरी नहीं कि बिल्कुल बची जाए, पर फिर भी कहते हैं फाइन डिटेल्स जो है ऑर्गेनिज्म के प्रिजर्व्ड है। बहुत हद तक फाइन, मतलब फाइन का भी तो हमारा स्केल होता है ना, कि फाइन कितना ज्यादा, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो द ऑर्गेनिज्म इज एंटायरली टर्न्ड इनटू स्टोन, ये भी बात है कि जब पूरा का पूरा मिनरल भर गया, मिनरल फिलअप हो गया, तो क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म जो है बिल्कुल क्या हो गया, वो रिप्लेस होकर के स्टोन बन गया, राइट। इट इंक्लूड्स बोथ परमिनरलाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट। ये हमने सीख लिया कि ये पहले जो पोर्स तो भरे ही भरे, पर रिप्लेसमेंट भी हुआ, किसका रिप्लेसमेंट हुआ, ऑर्गेनिक मैटर का, राइट। एग्जाम्पल पेट्रिफाइड वुड। अच्छा, अब कुछ डायग्राम्स दिखा दूं पहले, ये देखो, ये हमारा कोई फॉसिल है, ठीक है। ये पार्ट जो है ये वाला, और ये क्या है, एरागोनाइट, और यहाँ हमें दिख रहा है कुछ आप लोगों को क्वार्ट्ज की तरह दिख रहा होगा, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा है, पर ये क्या है, कैल्साइट, ठीक है, ठीक। तो ये क्या प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा है मोड ऑफ फॉसिलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, कार्बोनाइजेशन, परमिनल, कौन सा है इन चारों में से, बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। एरागोनाइट जो है वो कन्वर्ट हो गया कैल्साइट में, तो ये क्या प्रोसेस हुआ, रिक्रिस्टलाइजेशन, राइट। हाँ करेक्ट, रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अभी ये सेम डायग्राम, मतलब डायग्राम नहीं, ये पार्ट क्या है, एरागोनाइट है, और ये पार्ट कैल्साइट है, मोर स्टेबल मिनरल में कन्वर्ट हो गया, रिक्रिस्टलाइज हो गया अपने ही पॉलीमॉर्फ में, ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर, डेप्थ, राइट, ठीक है। ये देखो कार्बोनाइज फॉसिल, ये कार्बोनाइजेशन है, इसमें क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी यूजुअली या कोई भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी बॉडी जो किससे बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें क्या हुआ, कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज हो गया, बाकी ये सारे क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो ये कार्बोनाइज फॉसिल है। अच्छा, अब ये देखो, ये वुड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये वुड में, ये देखो, ये देखो, यानी कि जब हम ये लकड़ी या वुड जो था, जब कट कर रहे थे, तो कुछ स्पेसेस यहाँ पे रह गए, या काटने में दिक्कत हो गई, या यहाँ पे किसी टर्माइट वगैरह ने इसको क्या कर दिया था, पोर बना दिया था, ये जगह छोड़ दी थी, राइट, ठीक। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि ये जो पोर्स थे वो क्या हो गए, फिलअप हो गए, किससे, नए मिनरल से या मिनरलाइजिंग वाटर से। तो ये क्या प्रोसेस है, परमिनरलाइजेशन है या पेट्रिफिकेशन है, राइट, ये परमिनरलाइजेशन है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो, अब वही वुड पूरा का पूरा बिल्कुल हर जगह देखो, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, ये पूरा पूरा का पूरा देख रहे हो, कितना सुंदर दिख रहा है ये कहीं से वुड लग रहा है, बस स्ट्रक्चर से लग रहा है। हमें पता है कि वुड में रिंग्स होते हैं, उसकी वजह से लग रहा है, हमें पता है कि वुड का स्ट्रक्चर है, ये सारे इसके रिंग्स होते हैं इसमें,
इससे हमें पता चल रहा है कि ये वुड है। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, पूरा एटम टू एटम, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिप्लेसमेंट हो गया है। यानी कि इसमें पोर्स जो थे वो तो फिलअप हुए ही हैं, परमिनराइजेशन हुआ ही है, प्लस क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर भी जो था वो भी पूरा रिप्लेस हो गया है। रिप्लेसमेंट यानी क्या है, ये पेट्रिफिकेशन है। ठीक, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्टिल फॉसिल्स में। ठीक है, डिस्टिल फॉसिल क्या होते हैं कि कुछ सम पार्ट, डिस्टिल वाटर भी हम लोग बोलते हैं, वैसे उससे कोई उतना रिलेशन नहीं, सम पोर्शन ऑफ द ओरिजिनल स्केलेटल मेटल आर रिमूव फ्रॉम लीचिंग और केमिकली एक्टिव फ्लूइड। ठीक है, ये हमारा कोई फॉसिल है। ठीक है, और वाटर जो है, लीचिंग वाटर है या केमिकली एक्टिव फ्लूइड यानी मेटासोमेटिक फ्लूइड है, या कोई ऐसा फ्लूइड जो किसी एसिडिक बिहेवियर का है या किसी ऐसे रिएक्टिव फ्लूइड है, अगर ये कोई फॉसिल है और उसके साथ में कोई रिएक्टिव फ्लूइड जो है वो आकर के इंटरेक्ट कर रहा है, तो क्या करेगा, ये हो सकता है किनारे किनारे या इतना पार्ट डिसॉल्व कर ले जाए, और क्या बचे हमारे पास, इतना फॉसिल बचे। तो सम ये वाला पार्ट, ये जो इतना था, सम सम पोर्शन ऑफ द ओरिजिनल स्केलेटल रिमूव हो जाता है। ठीक है, और कुछ बच जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिल फॉसिलाइजेशन। ठीक है, और ये फॉसिल क्या है, डिस्टिल फॉसिल है। ठीक, आइसोकेमिकल अल्टरेशन सीख लिया था हमने कि केमिकल फॉर्मूला तो नहीं चेंज हो रहा है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन में आइसोकेमिकल अल्टरेशन होता है। ठीक है, मोल्स, मोल्स पढ़ लेते हैं। जब देखो मोल्स क्या होते हैं, पहले when the organic body within the sediments is removed totally completely by solution or leaching, leaving a void of its shape and this place, ये हमारा फॉजिल है और ये उसके अंदर का ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, और ठीक है, अब क्या हुआ, इसके ऊपर कोई फ्लूइड था वो ऐड किया, ये जहाँ पे ये जो एरिया है वो बिल्कुल वो क्या है, कोई ग्राउंड है जहाँ पे वो प्रिजर्व हुआ है, कोई सेडिमेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, वो जो फॉसिल था वो तो कंप्लीटली क्या हो गया, डिसॉल्व होकर के चला गया, पर वो छोड़ के क्या गया, उसके शेप का मार्क। और वो किस में होता है, ये 3D में है। लाइक अगर मैं ऐसे देखूं तो पहले ये फॉसिल था, ऑर्गेनिक मैटर भी फिल था और उसका वो भी था, इसमें लीचिंग सॉल्यूशन आया, पूरा डिसॉल्व करके लेके गया, अब इसकी जगह छोड़ के क्या गया, उसका शेप कि वो कैसे था। जैसे लेट सपोज हम लोग क्या, अगर क्ले में अपनी उंगलियां बिल्कुल ऐसे धंसा दें, 5 फिंगर्स, तो हमारे शेप बन जाता है ना, हमारे फिंगर्स का शेप बन जाता है। क्या वो ओके, ये मेरा हमारा वो है शेप, और वो किस में होता है, 3D में होता है। तो उसी तरह ये मोल्ड होता है। अब अगर मैं इसमें क्ले फिलअप कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, बिल्कुल सेम शेप का, मुझे ऐसा लगेगा कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो वो क्या होता है, कास्ट होता है। और जब तक वो हॉलो था तब तक वो क्या था, मोल्ड। ठीक, अब देखो दो बातें याद रखनी है हमें, कि जो डिस्टिल फॉसिल होता है उसमें कुछ पोर्शन, सम पोर्शन ऑफ द ओरिजिनल स्केलेटल डिसॉल्व होता है, पर मोल्स में पूरा का पूरा बॉडी जो है वो डिसॉल्व हो गया और बच के रह के गया उसका वॉइड, वो स्पेस वो लेफ्ट कर गया है। अब इसमें हम कुछ भी फिलअप करेंगे तो उसकी शेप का ही आने वाला है। ठीक है, तो उस प्लेस पे उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो प्रिजर्व हो गया, राइट। और अगर हम इसको फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा। ये देखो, ये देखो ये मोल्ड है, ये प्लेस बिल्कुल खाली है, अगर हम इसके अंदर कोई सेडिमेंट फिलअप कर दे रहे हैं तो बिल्कुल सेडिमेंट कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ये कास्ट है। बहुत बार तो लाइक जब आप प्रैक्टिकल्स करते होगे तो पता भी नहीं चल रहा होता है कि ये कास्ट है या असली ऑर्गेनिज्म है। चलो, चलो ये क्वेश्चन करो। ठीक है,
ठीक है, सीख गए आप लोग, राइट। फॉसिलाइजेशन लीड्स टू इनफिलिंग ऑफ पोर्स बाय मिनरल मैटर मेकिंग फॉसिल्स हार्ड एंड हैवी। हमने सीखा था कि पोर्स जो है वो फिलअप हो गए और हार्ड हो गया और हैवी हो गया, स्ट्रेंथ बढ़ गया, तो क्या है ये? सी, सॉरी सॉरी, सी, पर मिनरलाइजेशन। ठीक है, अब ये करो। कंप्लीट रिमूवल कह रहा है, राइट, ठीक है। और सॉल्यूशन पूरा है, कंप्लीट रिमूवर है, और एक वॉइड है जो कि शेप उसका बता रहा है ऑर्गेनिज्म का, ये पूरा ऐसे शेप बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्या है ये? मोल्ड, क्योंकि कंप्लीटली रिमूव हुआ है। पर मिनरलाइजेशन में पोर्स फिलअप होते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हार्ड एंड हैवी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, वो एबीसी में कहीं आगे पीछे हो जाता है कभी कभी। चलो, ये करो। ठीक है। ओरिजिनल स्केलेटल मैटर है, क्या हो गया? वो पोरस हो गया ब्लीचिंग सॉल्यूशन से, ठीक है, या फिर केमिकली एक्टिव फ्लूइड से, और क्या हो गया? और लाइट हो गया ओरिजिनल वन से, हल्का सा डिसॉल्व हुआ है और क्या हो गया है? लाइट हो गया है, इतना, ठीक। तो ये क्या हुआ? डिस्टिल फॉसिल। देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे वो आते थे कोकेडोर वाले, जितने वो थे ना पैटर्न्स या डिपॉजिट्स वाले, तो ये वैसे ही आधा डिस्क्रिप्शन लगेगा कि ये किसी और का है, पर लास्ट तक आते आते जब हम पूरा क्वेश्चन समझेंगे तो समझ जाएंगे कि अच्छा ये क्या पूछना चाह रहा है, इसका आंसर क्या होगा। चलो, ये वाला करो। इसलिए थोड़े क्वेश्चंस में प्रैक्टिस अपने तरफ से भी करा दे रही हूँ। हम्म, ठीक है। कास्ट, मोल्स जो है वो फिल हो गए अगर, तो क्या फॉर्म करते हैं? कास्ट। ऐसे याद रख सकते हो, MC पहले मोल्ड होगा कोई, और उसके बाद कास्ट फॉर्म होगा। क्या होता है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि इसका आंसर मोल्ड होगा या कास्ट होगा, तो पहले बोल्ड बनना चाहिए, फिर उसको फिल हो जाएगा तो वो कास्ट होगा, राइट। चलो, अब ये क्वेश्चन करो। ठीक है। ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनल स्केलेटल जो है वो पूरा वॉश अवे हो चुका है बाय द प्रेजेंस ऑफ क्या? पोर वाटर, बट रेप्लिका हार्ड पार्ट की बची हुई है, यानी कॉपी बची हुई है, तो वो क्या प्रोसेस हुआ? मोल्डिंग का, मोल्ड फॉर्म हो रहा है। चलो, ये क्वेश्चन करो। हम्म, ठीक है, हमने सीख लिया कि कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा और बाकी का कम हो रहा है, तो हम सीधे बात कर लेते हैं कार्बोनाइजेशन की। अच्छा, ये क्वेश्चन करो। ठीक है। स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन किसके किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सेल। बिल्कुल सही बात है कि जैसा स्ट्रक्चर रहेगा कंपोजिशन होगा उसकी। अगर हमारा ऑर्गेनिज्म ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर का बना हुआ है तो वो उसके स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन क्या होंगी? पुअर होंगी, क्योंकि वो हो सकता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर एक्ट कर रहा हो, और क्या होगा? वो हल्का सा डीके हो रहा हो या मोडिफाई हो रहा हो, ठीक है। अगर उसका हार्ड पार्ट है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट है ज्यादा, तो वो बेटर प्रिजर्व होगा, तो इस पे तो डिपेंड करता है।
नेचर एंड ग्रेन साइज ऑफ द इंक्लूजिंग सेडिमेंट, अगर सेडिमेंट्स बहुत बड़े बड़े होंगे तो एयर और एयर के थ्रू डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। पर अगर सेडिमेंट्स इतने फाइन हों कि बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल एकदम ग्लू की तरह चिपक जाएं और एक मास्क की तरह फॉर्म कर ले या लेयर फॉर्म कर ले, तो क्या होगा, इसका कांटेक्ट एयर से बिल्कुल ही कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रिजर्व। राइट, तो ग्रेन साइज ऑफ द इनक्लोजिंग सेडिमेंट मैटर करती है। केमिकल कंडीशंस एट द टाइम ऑफ सेडिमेंटेशन, बिल्कुल केमिकल कंडीशन भी डिपेंड करता है। अगर ये कैल्साइट है और कोई एसिडिक है, ठीक है, सॉल्यूशन, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, मान लो H2SO4 है उसमें या और भी कार्बोनिक एसिड है, तो क्या करेगा, उसको लेते जाएगा, रिएक्ट कर लेगा। या बेसिक है, जो भी रिएक्शन हो, अभी मैं केमिस्ट्री का नहीं देख रही हूँ, मैं बताती हूँ एसिडिक या बेसिक है, तो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ब्लीचिंग सॉल्यूशन और रिएक्ट करके उसको डिसॉल्व करके लेते जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, हमारे पास कुछ नहीं। उसका मतलब स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, केमिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड कर रहा है। केमिकल कंडीशंस आल्सो इंक्लूड ऑक्सीजन या एरोबिक अनएरोबिक कंडीशन, राइट, कि ठीक, ये तीनों बातें सही हैं। डायोजेनेसिस टेकिंग प्लेस इन द रॉक आफ्टर डिपोजिशन, करेक्ट है। फिर हमने सीख लिया कि अगर अभी अब क्या है, डायोजेनेसिस में बहुत कुछ होता है, उसमें भी क्या होता है, लीचिंग सॉल्यूशंस हैं और और भी मतलब बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो डायोजेनेसिस बिल्कुल इफेक्ट करेगा किसको, डिपोजिशन को। तो यानी कि आंसर क्या है आप लोग को, से 1 2 3 4 सारे इफेक्ट करते हैं। हाँ, चलो ये क्वेश्चन करो दोनों, लाइक पहले 69 करो। आई सी, द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉसिलाइजेशन इज टेरेस्ट्रियल, फ्लूवियल, सी, और हमने सीख लिया था कि सैचुरेटेड वाटर है तो बेटर है, और बेटर क्या है कि अगर मिनरलाइज वाटर हो, और सबसे ज्यादा मिनरल्स किस पे प्रेजेंट रहेंगे, सी में रहते हैं, इन तीनों में, फ्लूवियल, लाकस्ट्राइन और सी में। तो बहुत अच्छा है ऑप्शन सी। अगर सी के बाद देखना हो तो फिर क्या होगा, लॉकस्ट्राइन होगा, क्योंकि थोड़ा सा उसमें अनेरोबिक कंडीशन होता है। अगर कोई लेक है, लेक के बीच में हमें कहना है यहाँ फॉसिलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा अनेरोबिक कंडीशन होती है, तो नेक्स्ट ये होगा, फिर नेक्स्ट फ्लूवियल और फिर टेरेस्ट्रियल, राइट। चलो 70 करो। अच्छा ये तो बात नहीं हुई है, पता ही होगा, पर अभी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ करेक्ट, कोई ऐसा फॉसिल जो कि जब से प्रेजेंट था, जो एंशियंट टाइम से अभी आज तक प्रेजेंट है, वो सेम ही है बिल्कुल, कुछ उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ और बिल्कुल प्रिमिटिव है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। इसका एग्जांपल है लिमुलस, और एक और किंग क्रैब, अब पता नहीं किंग क्रैब इसी को बोलते हैं, दूसरा होता है कुछ ऐसा, याद नहीं आ रहा मुझे साथ कुछ, पर लिमुलस हमें इसमें याद रखना है, ये बायो वाले याद रखते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। डेराइव फॉसिल्स क्या होते हैं, कि कोई फॉसिल है वो क्या हुआ, विद टाइम इस जगह से किसी दूसरी जगह चल गया, ट्रैवल कर लिया, ठीक है, और ये ट्रैवल किया, तो जब गया तो वो जिस फॉर्मेशन में मिल रहा है, वो फॉर्मेशन इस फॉसिल से कंपैरेटिवली क्या है, यंगर है, ठीक। तो अब हम समझते हैं कि ओ ये तो डेराइव्ड है, ऐसे तो रास्ते में अगर गिरा मिलेगा तो हमें थोड़ी पता है कि ये डेराइव्ड है या असली फॉसिल ही है, बिल्कुल ये तो हम तो ये सोचेंगे। पर अगर हम डेट करिए, हमें पता है कि ये जो लेयर है ये तो अभी बनी है, पर ये फॉसिल तो बहुत लाइक पैलियोजोइक में मिलता था, तो यानी हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, डराइव्ड है। फेसिस फॉसिल, वो फॉसिल के फेसिस रहते हैं ना, सेडिमेंटोलॉजी में पढ़ेंगे, तो वो ये भी नहीं। रिमेनी फॉसिल, रिमेनी फॉसिल और डराइव फॉसिल लगभग सेम ही होते हैं, वो ट्रैवल अगर कर गए बहुत स्पेसिफिक बोल देंगे तो डराइव फॉसिल, अदरवाइज रिमेन है, ये पहले का यहाँ रिमेन कर गया या यहीं पे कुछ बचा हुआ है रिमेनी, तो उसको रिमेनी फॉसिल बोलते हैं। चलो ये पढ़ो, मतलब ये करो। ठीक है, करेक्ट है, फोनोन। और भी कुछ ऐसा लिविंग टू डेथ,
या पोस्टमार्टम कुछ ऐसे करके भी लिखा रहता है, सब टेपोनॉमी का ही मतलब है। ठीक है, देख सकते हो। कौन सी बुक प्रेफर करनी है? या तो अमलदास गुप्ता कर लेना और या तो पीसी जैन कर लेना। और अगर अपने नोट्स हैं, सर के नोट्स हैं, मैम के नोट्स हैं, तो वो कर लेना। चलो, स्पीसीज एंड स्पीशीएशन खत्म खत्म कर लेते हैं ये टॉपिक, क्योंकि बहुत सिलेबस है ना, कंप्लीट भी तो करना है थोड़ा सा। अब थक गए होगे आप लोग क्या? या थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पढ़ा लूं, क्योंकि आप लोग शायद 7 बजे से क्लास कर रहे हो ना? मैम ये वाला पढ़ा दीजिए। हाँ ठीक है, स्पीसीज एंड स्पीशीएशन देख लेते हैं। ठीक है, देखो बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं जो कि कैपेबल है क्या, फ्रीली इंटरवीन करने के लिए, और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सर्च ग्रुप। इसका क्या मतलब होता है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब? कि कोई स्पीसीज है, लाइक ए स्पीसी है, तो वो इंटरब्रीड किसके साथ करेगी? ए के साथ ही करेगी, और तभी इसके ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, राइट? अगर ए जो है वो किसी बी स्पीसीज के साथ में इंटरब्रीड कर भी ले रहा है, तो उसका क्या होगा? ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा हो पाते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग नहीं फॉर्म हो रहा है, जनरेशन आगे नहीं जा रही, जीन्स आगे नहीं जा रहे, तो वो बायोलॉजिकल स्पीसी नहीं हुआ। बायोलॉजिकल स्पीसी क्या कि ऐसे ये जो इंडिविजुअल्स रहेंगे वो रिलेटेड रहेंगे, मतलब एक जैसे दिखेंगे भी, और वो कैपेबल होंगे इंटरब्रीड करने के, और बाकी स्पीसीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे और ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करने के कैपेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैलियोंटोलॉजिकल स्पीसीज कलेक्ट। ये क्या होता है हमारे काम के, कि अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई स्पीसी जिंदा ही नहीं है, ठीक है, हमारे पास क्या है, सिर्फ फॉसिल है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये कैपेबल है इंटरब्रीड करने के या नहीं करने के? नहीं बता सकते। तो हम क्या करते हैं, हम ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बताते हैं कि अच्छा ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये इंटर रिलेटेड है, और ये क्या है, एक स्पीसीज है। ठीक है, प्योरली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? मॉर्फो स्पीसीज, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं। इसका मतलब क्या, कि रिजेंबल करेंगे, एंसेस्टर्स भी इनके सेम होंगे। एनाटॉमिकली सिमिलर मतलब अगर इन 2 पैर और 2 हाथ हैं, तो सब पूरे स्पीसीज के 2 पैर और 2 हाथ ही होने वाले हैं। ओके, ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होगी। ब्रॉड क्यों? क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल की आंख ब्लू है और किसी की ग्रीन है और बाकी 2-4 की ब्लैक है, तो ये नहीं कह देंगे कि भाई तुम अलग अलग स्पीसीज हो, सेम ही हो, सबके पास आंख तो है। तो ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ओके, और ये क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सके और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, और दूसरे सच एस आइसोलेटेड रहे बाकी ऐसे ग्रुप्स के साथ हैं, और उनके प्रोटीन एंजाइम हार्मोन से सब क्या हो, सिमिलर रहते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीसीज, देखो एलोपैट्रिक स्पीसीज क्या होते हैं, या एलोपैट्रिक स्पीसीएशन भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। कोई ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, ये वो क्या, यहाँ से यहाँ लेते हैं। कोई ओरिजिनल पॉपुलेशन थी ये, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने कहा कि हम यहाँ पे बना देंगे रोड, हाईवे बनाएंगे, ठीक है। तो ये स्पीसीज क्या हो गई, हाफ पार्ट में स्प्लिट हो गई। अब इधर से इधर जाना कंपैरेटिवली उनके लिए डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि अगर हो सकता है जाते जाते बिल्कुल यहाँ क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वो डेथ कर जाए, तो स्पीसीज डर जाते हैं। वो क्या करते हैं, आधे इधर ही रहते हैं, उधर रहते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल हमें बढ़ाना है, स्पीसीज को डर रहता है। तो वो क्या करेंगे, एक इस पॉपुलेशन में बढ़ गए, इस पॉपुलेशन में बढ़ गए। अब क्या हुआ, विद टाइम ये और इवॉल्व करके न्यू पॉपुलेशन बन गए। अब ये इन्हें नहीं पहचानते और ये इन्हें नहीं पहचानते, राइट, 2 अलग अलग गांव हो गए उनके। ठीक है, सिम्पेट्रिक स्पीशीएशन में क्या होता है कि ये स्पीसीज जो है वो रह तो साथ में रही हैं, इनिशियली सेम थी, ठीक है, पर क्या हुआ, विद टाइम कुछ डिफरेंसेस आ गए, कुछ उनके में पॉलीप्लॉइडी आ गई, मतलब उनके जो क्रोमोसोम्स है वो अलग हो गए। तो क्या हुआ, अब ये इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे, अब ये एक स्पीसीज है और ये दूसरी स्पीसी है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से 2 स्पीसीज है, स्पीशिएशन का प्रोसेस है। मॉर्फो स्पीसीज हमने सीख लिया क्या होते हैं,
कि मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, इसी को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिकल स्पीसीज। बायो स्पीसीज मतलब जो बायो वाले बायोलॉजिकल स्पीसीज जो इंटरब्रीड कर सकें। सिबलिंग स्पीसीज भाई बहन हम लोग कह रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बट दे डू नॉट नॉर्मली इंटरब्रीड नहीं कर रहे होते, ठीक है। टेक्सोनॉमिक स्पीसीज क्या है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं सेम, और पैलेंटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, करते हैं हम लोग, ठीक है। पॉलीटिपिक स्पीसीज की एक स्पीसी है और हम थोड़ा सा डिफरेंस रहता है तो उसमें सब स्पीसीज बनाते हैं। तो अगर किसी स्पीसी में ढेर सारे सब स्पीसीज हैं तो वो पॉलीटिपिक हो जाते हैं। और अगर किसी स्पीसी हम कह रहे हैं कि इसी में, अच्छा सब स्पीसी क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ यहाँ बताते हैं। ये कोई स्पीसीज था, इसमें हल्का सा थोड़ा सा चेंज हो गया, या कह लो ये ट्रांजिशन हो रहे हैं किसी दूसरे स्पीसी में बनने में, पर अभी वो दूसरा स्पीसी बना नहीं है, ठीक है। ये स्पीसीज ए, ये स्पीसीज बी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हो गए हमारे सब स्पीसी। समझ में आया कि अभी ट्रांजिशन फेज में है, थोड़ा सा डिफरेंस है, पर ब्रॉडली अभी इसी से रिलेट कर रहे हैं, तो ये सब स्पीसी हो गए। अब अगर ऐसे दो चार हुए, ज्यादा हुए, तो ये पॉलीटिपिक स्पीसी बोल देंगे, और अगर सिंगल ही है तो क्या हुआ, मोनोटिपिक। मोनो मतलब वन। इसी तरह स्पीशिएशन हमने सीख लिया क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन नए स्पीसीज का, और ये इवोल्यूशन के लिए तो बहुत जरूरी है। इंटरस्पेसिफिक देख लिया हमने कि सिंगल स्पीसीज थे और क्या हुआ, बीच में कुछ डिफरेंस आ गए। अच्छा नहीं, सॉरी वो तो एलोपैथिक। इंटर सिंगल स्पीसीज थे और वो नए। अब इसमें क्या है, क्लाइमेट इकोसिस्टम वगैरह कुछ चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से नया कोई स्पीसीज बन रहा है, ठीक है। ये एक सिंगल है, एक ही है, पर क्या हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, या जहां वो रह रहे हैं उसको बोलते हैं, या हैबिटेट, हैबिटेट में कुछ चेंज हुआ, कुछ तो ऐसा हुआ या कुछ इफेक्ट आया जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गए। तो ये क्या हुआ, सिंगल ही स्पीसी था, वो किसको गिव राइज किया, किसी न्यू स्पीसी को। तो ऐसा ये ऐसा स्पीशिएशन क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक, कि ये स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज बी है, और ये दोनों क्रॉस किए और हमारे पास मिल गया क्या, कोई नया स्पीसीज। लेट्स सपोज ये लायन है और ये क्या है, टाइगर है या टाइगरस है, या हो सकता है टाइगरस और लायन भी हो, तो ये क्या बन जाता है, लाइगर। ये वैसे तो लाइक करवा लाइक ह्यूमंस ऐसा करवाए थे, ऐसा नेचुरली नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नए स्पीसीज बन गए लाइगर। या फिर हमें पता है कि म्यूल, हम जानते हैं म्यूल भी क्या है, ऐसा ही इंटर स्पेसिफिक स्पीशिएशन का एग्जांपल है। एलोपैथिक स्पीशिएशन पढ़ना है हमें, कि हाँ कोई ज्योग्राफिकल पहाड़ आ गया तो ये पॉपुलेशन अलग हो गई, कोई नदी आ गई तो ये पॉपुलेशन अलग हो गई, कोई रोडवे आ गया, हाईवे आ गया तो भी पॉपुलेशन अलग। तो ये क्या है, एलोपैथिक स्पीशिएशन। नेक्स्ट क्या है, सिम्पेट्रिक। हमें पता है सिम या सिम एक ही चीज के लिए होता है, क्या अच्छा साथ में रह तो रहे थे, पर हो सकता है कोई पॉलीप्लॉइडी हो गई हो, और इसकी वजह से अब हमारे क्रोमोसोम नंबर्स इसके बदल गए, तो अभी क्या हो गया, ये दो स्पीसीज हो गए। तो ये सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन है, ठीक है। पैरापेट्रिक स्पीशिएशन, ये बहुत रेयर होता है, और कोई एक्सट्रीम चेंज इन हैबिटेट है, कोई फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल बैरियर नहीं है, हैबिटेट में या टेम्पोरल बिहेवियर चेंज हो रहा है। लेट्स सपोज कि कोई स्पीसी थी, ठीक है, ऐसा बनाते हैं इंसान की तरह नहीं, ठीक है। अब ये स्पीसी अगर, ये कब एक्टिव है, डे में, और ये स्पीसीज कब एक्टिव है, नाइट में। अब ये डे में हंट कर रहे हैं, ठीक है, और ये नाइट में हंट कर रहे हैं, और ये एक्टिव भी पूरा टाइम, ये पूरे दिन भर जग रहे हैं और ये रात भर जग रहे हैं, तो इनका क्या होगा, बिहेवियर चेंज आ गया। या फिर कह लो कि ये केव्स में रहना चालू कर दिए और ये कहा माउंटेन्स पे चालू कर दिए रहना, तो फिर इनका बिहेवियर चेंज हो गया है, हैबिटेट चेंज हो गया। अब इनके लिए इंटरब्रीड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, ये पैरापेट्रिक स्पीशीज, ये डिफरेंट स्पीसीज में इवॉल्व कर जाएंगे और ये डिफरेंट स्पीसीज में इवॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। क्वांटम स्पीशिएशन, ये हमने सीखा था, सडन, क्वांटम का मतलब ही कुछ ऐसा होता है, ठीक है, नए स्पीसीज
rather देन ग्रेजुअल, ठीक है, या क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, कुछ ऐसा हो गया। एडाप्टिव रेडिएशन, बस थोड़ा सा, बस ये लास्ट। एडाप्टिव रेडिएशन में क्या होता है कि नए स्पीसीज होता, देखो ये कोई स्पीसीज था, ठीक है, ये क्या कर गया, फ्रेगमेंट कर गया दो स्पीसीज में, और अब ये जा करके अलग अलग स्पीसीज फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या एडाप्टिव रेडिएशन किस लिए, क्यों क्यों होता है ऐसा, मल्टीपल डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। और क्यों ऐसा होता है कि फूड की जरूरत है, सेफ्टी, बेटर शेल्टर मिल रहा है, और ये हो सकता है अलग अलग एरिया कॉन्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये अलग ये सोचेगा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, सब अपना अपना है, तो बेटर ब्रीडिंग ग्राउंड्स भी हैं, प्राइवेसी भी मिल रही है, और बेटर हैबिटेट्स हैं, कोई प्रीडेटर नहीं है, सब किसी को पता ही नहीं कि यहाँ पे ये स्पीसीज हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम बाद पता चल रहा होगा, तो भी प्रीडेटर्स को आने में टाइम लग रहा है, तो सर्वाइवल ग्राउंड्स बेटर है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि दूसरा दूसरा सबने ग्राउंड्स अपना फिक्स कर लिया है, ठीक है। तो ये एडाप्टिव रेडिएशन होता है। अब उसमें एडाप्टिव रेडिएशन में भी मतलब डिपेंड करता है कि हो सकता है दो स्पीसीज एक जैसे ही कन्वर्ज कर रहे हो किसी सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, तो कन्वर्जेंस होता है। पर अगर दो स्पीसीज दूसरे डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजी अपनाते हैं, तो डाइवर्जेंस। बहुत ढेर सारे में अगर बन रहे हैं स्पीसीज तो क्या होगा, रेडिएशन। और अगर ये दोनों पैरेलल, अब ये इवॉल्व किए विद टाइम तो पर एक ही जैसे हैं, तो फिर क्या होगा, पैरेललिज्म, ठीक है। फिर हो सकता है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों, ये एरिया जो है वो मिल जाए, और फिर क्या करें, ये इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्यूचर में भी, ठीक है। तो ये पैरेललिज्म होता है। चलो अब ये क्वेश्चन करो, इसके क्वेश्चंस कर लें फिर जाते हैं। करेक्ट। In paleontology, subspecies is usually used to denote the extinction of one species by the expansion of नहीं, एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है और फिर दूसरी नहीं, ऐसा नहीं है। The morphological changes in a species that lead to transformation of one species to another, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द इंटरमीडिएट स्टेज इन द रिप्लेसमेंट ऑफ वन बाय अनदर थ्रू इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब ये एक स्पीसी ए है, थोड़ा सा ट्रांजिशन हुआ, थोड़ा सा इंटरमीडिएट हुए या ट्रांजिशन हुआ, और ये उसी स्पीसी का सब स्पीसी बोल देंगे, क्योंकि अभी ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है, और फिर नेक्स्ट स्पीसी बन गई स्पीसी बी। तो ये बोल सकते हैं ना कि जो फाइलेटिक ट्रांजिशन है इस ए से बी में, उसके बीच का ये ट्रांजिशन है, इसको बोल रहे हैं सब स्पीसी, राइट। तो हमने सीखा था, इसका आंसर डी होगा। हाँ, यहाँ से यहाँ चेंज तो हुए, पर ये इंटरमीडिएट स्टेज बेटर ऑप्शन, आप देखो ना इंटरमीडिएट स्टेज क्या है, बी, डी वाला ऑप्शन के लिए, राइट। चलो ये करो, हर साल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना इन दोनों टॉपिक से। हाँ ठीक है, हमने देखा कि इधर से इधर तो लैंड बैरियर की वजह से ओशियन गेटवेज, कोई ओशियन था प्लैंक्टोनिक माइक्रो, अब क्या हो गया, यहाँ पे कोई लैंड आ गया, अपलिफ्टमेंट हुई, लेट्स सपोज यहाँ पे क्या हो गया, पहाड़ आ गया, अब ये एक ओशियन हो गया, ये दूसरा हो गया, तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरवीट नहीं करेंगे, अब नए स्पीसीज फॉर्म कर लेंगे, ये एक स्पीसी और ये दूसरा, तो ये क्या हुआ, एलोपैथिक स्पीशीएशन, राइट। ये करो।
two populations differing in one or more morphological characters statistically significant degree. ठीक है, मॉर्फोस्पीसीज करेक्ट। ठीक है, वैसे भी आप अधिकतर क्या है ना, ऐसा अगर मॉर्फोलॉजी लिख देता है तो उसका आंसर मॉर्फो स्पीसीज ही होता है, पर ऐसा आग बन करके बिल्कुल नहीं करना, क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, खत्म आज की क्लास। फिर किसी को कुछ पूछना है? नोट्स आपको कौन कौन से चाहिए? मतलब इंड्यूस रिचार्ज से मेरे पास है, उसके पहले के मेरे पास नहीं है, तो अगर आपको आज की क्लास का चाहिए तो बता देना, और कौन से चाहिए वो बता देना, नेक्स्ट क्लास में बता देना मुझे लिस्ट मैम ये चाहिए, ठीक है। उससे अगर आप जैसे रिवाइज कर रहे हो ना तो बेटर पड़ेगा। मैंने आपको बोला था कि मतलब अगर मैं तो पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ, लाइक 1 to 10 है हमारे पास, तो मैं 10 से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 से आइए, फिर 10 वाला भी रिवाइज करते रहिए। तो रिवीजन के लिए अगर लाइक ये पीपीटी चाहिए तो बेटर रहेगा, फास्ट रिवीजन कर सकते हो, 1-2 घंटे में करके खाली हो जाओगे, तो बहुत लाइक 90% आप कैसे ही तैयार हो जाएगा सिर्फ रिवीजन, मतलब क्लास और रिवीजन करने से, ठीक है। ओके, ठीक है, आज का तुम्हें दे दूंगी, हेलो कल पढ़ा के फिर दे दूंगी लंबा। हाँ बोलो। मैम, वो हाँ ओवर बोलो बोलो। जियोलॉजी के जो रैपिड रिवीजन का है ना, उसमें फर्स्ट वाला हाँ लेक्चर अपलोड ही नहीं हुआ है, उसकी जगह पे हाइड्रोजियोलॉजी का फर्स्ट हुआ है। नहीं, वो हाइड्रो स्टार्टिंग में हेलो। शायद आई गेस हाफ एन आवर ना हाइड्रो लिया था, उसके आप हाफ आवर्स अच्छा। उसको मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर लो या स्किप करके देखोगे तो फिर उसमें है ओके इकोनॉमिक का ही फर्स्ट लेक्चर का ओके, पार्ट। ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, मैं सारे नोट्स जो है मेरे पास मैं शेयर कर दूंगी सर को, वो आपको भेज देंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू इतने लंबे टाइम तक बैठने के लिए। बाय बाय, आप लोग लीव कर सकते हो।